चलें जी, आगे आ जाते हैं। अगला हमारा जो टॉपिक आ गया दैट इज दूसरा कंसिक्वेंसेस ऑफ रीनल फेलियर। अब कंसिक्वेंसेस ऑफ रीनल फेलियर का क्या मतलब है कि अगर आप लोगों की जो किडनीज हैं वो फेल हो जाती हैं तो बताओ क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो अब हमने इस चीज को पढ़ना है। अब आप लोगों को पता है कि आप लोगों की जो किडनीज थी इनका क्या काम था। इनका काम था कि आप लोगों की बॉडी से जो नाइट्रोजिनस वेस्ट वगैरह हैं उनको रिमूव कर देना, ठीक है। बॉडी के अंदर जो कैराटीन है उसको रिमूव कर देना, आपकी बॉडी के अंदर जो एक्सेस एसिड्स होते हैं उनको रिमूव कर देना, आपकी बॉडी के अंदर जो एक्सेस पोटेशियम होता है उसको रिमूव कर देना, ठीक है। देन ये जो आप लोगों के गंदे फैट्स होते हैं उनको हम वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स कहते होते हैं, तो उनको क्लियर करने के अंदर भी आप लोगों की जो किडनीज हैं वो हेल्प कर रही होती हैं, ठीक है। तो उसके बाद आप लोगों की वाटर की एक्सक्रीशन के अंदर, आप लोगों की सोडियम की एक्सक्रीशन के अंदर, ठीक है, आपकी किडनीज जो हैं वो हेल्प कर रही होती हैं। उसके बाद आप लोगों की जो किडनीज हैं वहां से एरिथ्रोपोइटिन प्रोड्यूस हो रहा होता है जो कि जाके बोन मैरो पे एक्ट करता है और वहां से ब्लड बनवाता होता है, ठीक है। तो ये सारा आप लोगों की जो किडनीज हैं वो काम कर रही होती हैं। उसके बाद बोन के मेटाबॉलिज्म के अंदर आप लोगों की किडनीज का बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है और इसके ऊपर हम इन डिटेल डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आपको पता चल गया ये सारे काम कौन कर रहा था, मेरी किडनीज कर रही थी। लेकिन अब क्या है, मेरी जो किडनीज हैं वो फेल हो चुकी हैं, उनको वो डैमेज हो चुकी हैं। जब आप लोगों की जो किडनीज हैं वो फेल हो जाएंगी तो बताओ वो नाइट्रोजिनस वेस्ट वगैरह को आपकी बॉडी से रिमूव कर पाएंगे? बताओ ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं लाइक सोडियम पोटेशियम वगैरह को वो प्रॉपर मेंटेन कर पाएंगी? सर जी नहीं मेंटेन कर पाएंगी, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब आप लोगों को जाहिर सी बात है कंसिक्वेंसेस का सामना करना पड़ेगा। अब किडनीज क्या कर रही थी, एसिड्स को, एक्सेस एसिड्स को बॉडी से निकाल रही थी। अब बताओ एक्सेस एसिड्स को बॉडी से निकाल पाएंगी? सर जी नहीं निकाल पाएंगे। इट मींस कि अब आप लोगों की बॉडी के अंदर, अब आप लोगों के ब्लड के अंदर क्या हो जाएगा, एसिड्स का लेवल ज्यादा हो जाएगा। तो इसका हम क्या कह देंगे, इसको हम मेटाबॉलिक एसिडोसिस कह देते हैं। तो आपकी मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगी। देन मैंने आप लोगों को क्या बताया कि ये आपका जो गंदा फैट होता है जिसको हम वीएलडीएल कहते होते हैं, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स कहते होते हैं, ये उसकी क्लियरेंस के अंदर भी हेल्प कर रही थी। अब बताओ उसको दूसरा क्लियर कर सकेंगी? सर जी नहीं क्लियर कर सकेंगी। इट मींस कि अब आप लोगों की बॉडी के अंदर जो गंदा फैट होता है, आपकी बॉडी के अंदर जो ट्राइग्लिसराइड्स वगैरह होते हैं, फैट्स का लेवल जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को इसको हम क्या कहते हैं, डिसलिपिडेमिया, मींस क्या, एब्नॉर्मल लेवल्स ऑफ लिपिड्स इन द ब्लड। तो आप लोगों को ब्लड के अंदर जो ट्राइग्लिसराइड्स है उनका लेवल बढ़ जाएगा। देन मैंने आप लोगों को क्या बताया कि आपकी किडनीज जो है वो पोटेशियम को एक्सक्रीट करने के अंदर हेल्प करनी थी। अब बताओ पोटेशियम को एक्सक्रीट कर पाएंगी? सर जी नहीं कर पाएंगी। तो आप लोगों के ब्लड के अंदर पोटेशियम का लेवल जो है वो ज्यादा हो जाएगा। तो ब्लड के अंदर पोटेशियम के लेवल के ज्यादा हो जाने को हम हाइपरक्लीमिया कहते होते हैं। देन आपकी किडनीज क्या कर रही थी, नाइट्रोजिनस वेस्ट को, यूरिया वगैरह को, ठीक है, उनको हम क्या कह देते हैं, उनको हम BUN कह देते हैं। ब्लड यूरिया नाइट्रोजिनस वेस्ट को जो है वो आपकी किडनीज रिमूव कर पाएंगी, कर रही थी। अब बताओ कर पाएंगी? सर जी नहीं कर पाएंगी। तो अब क्या होगा, आपके ब्लड के अंदर ये वाले जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है इनका लेवल इंक्रीज हो जाएगा। तो आपके ब्लड के अंदर ये वाले जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है इनका लेवल इंक्रीज हो जाना, इस कंडीशन को हम क्या कहते होते हैं, इसको हम यूरीमिया कहते होते हैं। लेकिन साथ में आपको क्या चाहिए, साथ में आप लोगों को जनाब यूरीमिक सिम्टम्स भी चाहिए। अगर तो सिंपल आपके ब्लड के अंदर ब्लड यूरिया नाइट्रोजिनस वेस्ट का लेवल बढ़ा हुआ है तो इस कंडीशन को हम कहते हैं एजोटीमिया, ठीक हो गया। ये समझे स्टार्ट वाली स्टेज है। और देन क्या हुआ कि ये बिकॉज ऑफ दीज नाइट्रोजिनस वेस्ट क्या हो रहा है कि आप लोगों को सिम्टम्स भी आ रहे हैं, आपको यूरिमिक सिम्टम्स भी आ रहे हैं। अब यूरिमिक सिम्टम्स कौन से होते हैं, इसमें कल भी मैंने आप लोगों को बता दिया था। एक तो पेरिकार्डाइटिस, कि आपका नाइट्रोजिनस वेस्ट है जब ये ब्लड के अंदर जाएंगे या आपके हार्ट के अंदर जाएंगे तो आपकी ये वाली जो पेरिकार्डियम है ये इरिटेट होगी, इसकी इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम पेरिकार्डाइटिस कहते हैं। जब ये आपके ब्रेन के अंदर जाएंगे तो आपके ब्रेन को डैमेज करेंगे, जिसको हम इंसेफेलोपैथी कहते होते हैं। जब आपका ब्रेन जो है वो डैमेज हो जाता है तो उस केस में उसका प्रॉपर मसल्स के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता, तो मसल्स खुद ब खुद ही कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर जाते हैं। तो जब आपके हाथ के मसल्स खुद ब खुद ही कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो आप लोगों को फ्लैपिंग ट्रिमर्स मिल रहे होते हैं, मींस के हाथ जो है वो परिंदों की तरह फड़फड़ा रहे होते हैं, जिसको हम एस्टेक्सिस कहते हैं। तो आपको एस्टेक्सिस मिल सकता है। देन क्या है, देन आप लोगों को जनाब दूसरा आपका दिमाग प्रॉपर काम नहीं कर रहा तो जाहिर सी बात है आप लोगों को एनोरेक्सिया मिल सकता है, बंदे को भूख नहीं लगेगी, जाहिर सी बात है, एक तो बंदा बीमार हुआ पड़ा है तो उसकी वजह से भी तो आप लोगों को एनोरेक्सिया मिल जाता होता है। देन आप लोगों को जनाब साथ में नोजिया मिल जाता होता है, ठीक है। तो आपको क्या पता चल गया कि ये वाले इन सारे इकट्ठे हम इन सबको इकट्ठा हम क्या कह देते हैं, इन सबको इकट्ठा हम जो है वो यूरिमिक सिम्टम्स कह देते हैं। तो आपका सिंपल कंसेप्ट क्या बन गया कि जब किडनीज जो है वो डैमेज हो जाती हैं तो बॉडी के ब्लड के अंदर ब्लड यूरिया नाइट्रोजिनस वेस्ट का लेवल इंक्रीज हो जाता है, बिकॉज किडनीज अब उनको क्लियर नहीं कर पा रही। तो देन इस कंडीशन को हम कहते हैं एजोटीमिया। देन क्या है कि देन अगर सिम्टम्स आने लग जाए, मींस के बंदे को क्या क्या पेरिकार्डाइटिस मिल जाए, इंसेफेलोपैथी मिल जाए, एनोरेक्सिया मिल जाए, नोजिया मिल जाए, तो इनको हम क्या कहते हैं, यूरिमिक सिम्टम्स। तो एजोटीमिया प्लस यूरिमिक सिम्टम्स, इस कंडीशन को हम क्या कह देंगे, इस कंडीशन को हम जो है वो यूरीमिया कह देते हैं। तो अब उस बंदे को क्या हो गया जनाब, यूरीमिया हो गया। इट मींस आपको क्या पता चल गया कि वन ऑफ द कंसीक्वेंसेस ऑफ रीनल फेलियर इज यूरीमिया। तो उस बंदे के अंदर आप लोगों को जनाब
यूरीमिया जो है वो मिल जाता होता है। यूरीमिया को मैं सिंपल वर्ड्स के अंदर कैसे याद रखता हूं, यूरीमिया, इमिया का वर्ड यूज होता है ब्लड के लिए, यूर मींस के आपका यूरिया, ठीक है। तो यूरिया का लेवल जो है वो ब्लड के अंदर बढ़ चुका है, जिसकी वजह से हमें ये वजह जो कंसिक्वेंसेस हैं इनका सामना करना पड़ रहा है। अब आप लोगों की जो किडनीज हैं वो क्या कर रही थी, वो जितना चाहती थी वाटर को एक्सक्रीट कर देती थी, वो जितना चाहती थी वाटर को रीअब्सॉर्ब कर देती थी, वो जितना चाहती थी सोडियम को एक्सक्रीट कर देती थी, वो जितना चाहती थी आप लोगों के सोडियम को वापस रीअब्सॉर्ब कर लेती होती थी। लेकिन अब इनका उसके ऊपर प्रॉपर कंट्रोल नहीं रहेगा। जब इनका इसके ऊपर प्रॉपर कंट्रोल नहीं रहेगा तो अब आप लोगों का सोडियम और वाटर की एक्सक्रीशन जो है वो किडनी से प्रॉपर नहीं हो पाएगी। तो आप लोगों के ब्लड के अंदर सोडियम का भी लेवल ज्यादा हो जाएगा, आप लोगों के ब्लड के अंदर जो है वो वाटर का भी लेवल जो है वो ज्यादा हो जाएगा। तो आपको पता है जब आप लोगों के ब्लड के अंदर वाटर का लेवल जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा तो हमारी जो पंप होता है, हमारा पंप कौन होता है, आपको पता है कि हमारा जो हार्ट है वो पंप है, जिसका क्या काम है कि जिसका काम है ब्लड को पंप करना। लेकिन अब क्या हुआ है, अब आप लोगों के ब्लड बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है। इट मींस कि हमारी जो मोटर है उस पर बहुत ज्यादा लोड पड़ जाएगा। तो जब हमारी मोटर पे बहुत ज्यादा लोड पड़ता है, मींस के हार्ट पे बहुत ज्यादा लोड पड़ता है, तो आपका जो हार्ट है वो फेल हो जाता होता है, ठीक है। इट मींस आपको क्या पता चल गया कि ये वाला जो बंदा होता है रीनल फेलियर वाला, इसके अंदर क्या हो सकती है जनाब, हार्ट फेलियर जो है वो हो सकता होता है। और मोस्टली ये वाला जो बंदा है वो मतलब इसी हार्ट की प्रॉब्लम की वजह से मरता होता है। ये आपने याद रख लेना है कि हमारा ये वाला जो किडनी डिजीज वाला बंदा होता है ना, मोस्टली जो मरेगा वो हार्ट के मसले की वजह से मरेगा, ठीक है। खैर आप लोगों को पता चल गया कि जब बहुत ज्यादा सोडियम और वाटर की टेंशन हो रही है, इट मींस कि आप लोगों का ब्लड का वॉल्यूम काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो हमारी जो मोटर है जिसने उस ब्लड को पंप करना है, अब उस पर बहुत ज्यादा लोड पड़ेगा। तो आपको पता है मोटर पे बहुत ज्यादा लोड पड़ता है तो आपकी जो मोटर है वो खराब हो जाती है, वो जल जाती है। तो बिल्कुल सेम सीन इधर हो रहा है कि अब आप लोगों का जो हार्ट है वो फेल हो जाता होता है, हार्ट फेलियर हो सकती है। अब आपको पता है कि हार्ट के अंदर ब्लड जो है वो कहां से आ रहा था, तो आप लोगों के जो लंग्स हैं वो हार्ट के अंदर ब्लड को भेज रहे थे, ठीक है। अब बताएं आगे तो ब्लड जा नहीं रहा तो क्या होगा, आपका ब्लड जो है वो वापस पूल करेगा, आप लोगों के लंग्स के अंदर ब्लड जो है वो पूल करेगा। जब ब्लड इधर रुकेगा तो क्या होगा, आप लोगों के लंग्स के अंदर इधर से जो फ्लूइड है वो लीक होना स्टार्ट हो जाएगा। जब इधर ब्लड वेसल्स के अंदर रुकेगा ना बहुत ज्यादा देर के लिए, तो इधर इतना प्रेशर ज्यादा हो जाएगा कि आपकी वेसल जो है वो लीकी हो जाएंगी। तो इधर से जो फ्लूइड है वो लीक होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोगों के जो लंग्स होते हैं वहां पे बहुत ज्यादा फ्लूइड की अकामुलेशन हो जाएगी। तो आप लोगों के लंग्स के अंदर बहुत ज्यादा फ्लूइड की अकामुलेशन हो जाना, इसको हम पल्मोनरी एडिमा कहते होते हैं। तो आप लोगों को पल्मोनरी एडिमा, लंग्स का एडिमा मिल सकता है। पल्मोनरी का वर्ड लंग्स के लिए यूज हो रहा है, एडिमा मींस के एक्सेसिव अकामुलेशन ऑफ एक्सेसिव अकामुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द एक्स्ट्रावेस्कुलर स्पेस। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो फ्लूइड है वो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रावेस्कुलर स्पेस के अंदर, वेसल्स के बाहर वाली स्पेस के अंदर जो है वो अकामुलेट कर रहा है। तो आप लोगों को इस बंदे के अंदर पल्मोनरी एडिमा मिल सकता होता है। देन क्या है, आपको पता है जिस पाइप के अंदर पानी जितना ज्यादा होगा प्रेशर उतना ज्यादा होगा। तो इस बंदे के अंदर भी, ये वाला बंदा जिसके अंदर रीनल फेलियर हो चुकी है, इसके अंदर भी तो पानी बहुत ज्यादा है। इट मींस कि इसकी ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड का जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा होगा, जिसको हम हाइपरटेंशन कहते होते हैं। तो आप लोगों को उस बंदे के अंदर हाइपरटेंशन मिल सकती है। अब आपको पता है कि ये सारी एबनॉर्मेलिटीज हो रही हैं। जब ये वाली सारी एबनॉर्मेलिटीज हो रही हैं तो अब आप लोगों की बॉडी जो है वो प्रॉपर्ली ग्रो नहीं कर पाती, प्रॉपर्ली डेवलप नहीं कर पाती। तो उस बंदे के अंदर आप लोगों को ग्रोथ रिटार्डेशन, आप लोगों को ये जो डेवलपमेंटल डिले है वो मिल जाता होता है। देन मैंने आप लोगों को बताया कि आपकी किडनीज का क्या काम था, आपकी किडनीज का काम था जनाब एरिथ्रोपोइटिन को रिलीज करना। अब ये वाला जो एरिथ्रोपोइटिन है ये जाता होता था आपकी बोन मैरो के पास, बोन मैरो को कहता था कि प्लीज ऐसा करो कि तुम जो है वो आरबीसीज को बना दो। तो आपकी बोन मैरो इसको कहती, ओबे करती थी। तो ये क्या करती होती थी, आरबीसीज को बनाना स्टार्ट कर देती होती थी। इट मींस कि आपकी जो किडनीज हैं उनका रोल था आरबीसीज की प्रोडक्शन के अंदर। लेकिन अब किडनीज तो डैमेज हो चुकी हैं, बताओ एरिथ्रोपोइटिन बनेगा सर जी? नहीं बनेगा। बताओ ये बोन मैरो के पास जाएगा? नहीं जाएगा। बताओ आरबीसीज बनेंगे? नहीं बनेंगे। इट मींस कि आप लोगों के ब्लड के अंदर आरबीसीज की कमी हो जाएगी। तो आपके ब्लड के अंदर आरबीसीज की कमी हो जाना, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम एनीमिया कहते हैं। सिंपल वर्ड्स के अंदर कहूं तो उस बंदे के अंदर जो है वो खून की कमी हो जाती होती है। तो उस बंदे के अंदर आप लोगों को जो एनीमिया है वो मिल जाता होता है। देन लास्ट वन, उस बंदे के अंदर आपका रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रोफी मिल जाती है। मींस के किडनीज की वजह से आपकी जो बोन्स हैं वो वीक हो जाती हैं, बोन्स की ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है, बोन्स का ऑस्टियोमेलेशिया हो जाता है, बोन्स के अंदर आप लोगों को ओस्टाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका मिल जाता होता है। ये सारा काम क्यों होता है ये अभी मैं आप लोगों को इधर समझाता हूं। फिलहाल जस्ट आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर क्या हो सकती है, रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रोफी हो सकती है। बल्कि हम इस चीज को समझ ही लेते हैं कि वाली जो रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रोफी है वो क्यों हो रही होती है।
बल्कि नहीं, चलो इसको हम अलग टॉपिक करेंगे, बिकॉज इसको हम अलग जो वीडियो है वो अपलोड कर देंगे। खैर आपको पता चल गया कि रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रोफी हो सकती है, मींस कि अगर जिस बंदे की किडनीज खराब हो गई तो समझो कि उसकी जो बोन्स हैं वो भी वीक हो जाती होती हैं। अब बात आ जाती है कि सर ये वाली जो किडनीज हैं ये क्यों खराब हो सकती हैं। एक तो आपको पता चल गया ना, हमने कल सारा पढ़ लिया था कि एक्यूट रीनल फेलियर हो सकती है। इसमें हमने जो है वो डिफरेंट काजेस पढ़े थे कि अचानक से आपकी जो किडनी है वो डैमेज हो जाएगी। तो जब आपको पता है कि एक्यूटली किडनी डैमेज होती है ना, तो उसको आप लोग जो है वो ट्रीट कर लेते होते हो, तो वो जो है वो मतलब ठीक हो जाती है। अभी तक उधर फाइब्रोसिस वगैरह नहीं होती, परमानेंटली किडनी डैमेज नहीं हुई होती, तो आप उसको ठीक कर लेते हो। किडनी का जो नॉर्मल फंक्शन है वो दोबारा से हो जाता होता है, दोबारा नॉर्मल फंक्शन करने लग जाती है। लेकिन अगर क्या हो कि आपकी जो किडनी है वो बहुत ज्यादा डैमेज हो जाए, अगर आप लोगों की जो किडनी है वो क्रॉनिकली डैमेज हो जाए और वो क्रॉनिकली फंक्शन करना छोड़ दे, मींस के मोर देन 3 मंथ्स के लिए आपकी जो किडनी है वो प्रॉपर फंक्शन ना कर रही हो, वो प्रॉपरली नाइट्रोजिनस वेस्ट को आपकी बॉडी से रिमूव ना कर रही हो, उसका जो जीएफआर है, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो ड्रॉप करना शुरू कर दे, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इस कंडीशन को हम सीकेडी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, सीकेडी क्या है, इसको हम क्रॉनिक किडनी डिजीज कहते हैं कि आपकी जो किडनी है वो क्रॉनिकली डैमेज हो गई है, 3 मंथ से ज्यादा हो चुके हैं। आपका स्टेप 2 सीके वाला लिखता है कि आपको मोर देन 3 मंथ्स का चाहिए, कि 3 मंथ से ज्यादा हो गए मेरी जो किडनी है उसका जीएफआर ड्रॉप हुआ पड़ा है। नॉर्मल जो जीएफआर होता है वो होता है 100 to 125 ml पर मिनट, ठीक है। लेकिन इस बंदे के अंदर इसका जो जीएफआर है वो क्या हुआ पड़ा होगा, वो ड्रॉप हुआ पड़ा होगा, वो आप लोगों को लेस देन 90 मिल रहा होगा, और 3 मंथ से ज्यादा का टाइम हो गया होगा कि उसका जो जीएफआर है वो आप लोगों को मतलब लेस देन 100 जो है वो आप लोगों को जीएफआर मिल रहा होगा, ठीक है। और देन क्या है कि उस बंदे के जब ब्लड के अंदर आप लोग चेक करोगे तो उसके ब्लड के अंदर चाहे आपको जीएफआर नॉर्मल भी मिल रहा हो, लेकिन क्या है कि उस बंदे के ब्लड के अंदर नाइट्रोजिनस वेस्ट का लेवल ज्यादा हुआ पड़ा हो, कैराटिनिन का लेवल ज्यादा हुआ पड़ा हो, और काफी टाइम हो गया हो। साथ में आप देखो कि यार उसकी जो किडनीज हैं वो खराब हुई पड़ी हैं, आपको किडनीज के अंदर स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मैलिटीज मिल जाएं, तो ये सारी चीजें क्या बता रही हैं कि इस बंदे को क्रॉनिकली जो है वो क्रॉनिक किडनी डिजीज हुई पड़ी है। अब बात आ जाती है कि ये वाली जो क्रॉनिक किडनी डिजीज है वो क्यों होती है। क्रॉनिक किडनी डिजीज के आपने 2 मोस्ट कॉमन काजेज याद रख लेने हैं, दैट इज हाइपरटेंशन और डायबिटीज मेलिटस। इसी वजह से अक्सर आपने देखा होगा कि वो लोग जिनको हाइपरटेंशन होती है या जिनको शुगर होती है तो इवेंचुअली उनकी जो गुर्दे हैं वो खराब हो जाते हैं, ठीक है। ये क्यों खराब होते हैं इस चीज को बड़े अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है आप लोगों की नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाले टॉपिक के अंदर, ठीक है। फिलहाल जस्ट मैं आप लोगों को ये बता सकता हूं कि आप लोगों की जब हाइपरटेंशन होती है या डायबिटीज होती है तो ये आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो किडनीज की वेसल्स हैं उनको डैमेज करती हैं। आप लोगों की किडनीज के अंदर जो है वो जो वेसल्स का ल्यूमन है वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज हो जाता है। जब आप लोगों की किडनीज की जो वेसल्स हैं उनका ल्यूमन आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज हो जाता है तो आपकी किडनीज को ब्लड कम जाता है। जब आप लोगों की किडनीज को ब्लड कम जाता है तो उस केस में इवेंचुअली आप लोगों की जो किडनीज हैं वो जाहिर सी बात है मरना स्टार्ट कर देती हैं, थोड़ा थोड़ा मरना स्टार्ट कर देती हैं। जब वो मरेंगी तो उधर क्या होगा, फाइब्रोसिस होगी, उधर हीलिंग होगी, तो इवेंचुअली उधर क्या बन जाएगा, स्कार बन जाएगा। तो आपको पता है जिस एरिया के अंदर जो है वो स्कार बन जाए अब वो नकारा हो जाता है, अब वो किसी काम का नहीं रहता। तो जब बंदे को 10 20 30 साल के लिए हाइपरटेंशन होगी, डायबिटीज होगी और वो कंट्रोल्ड नहीं होगी तो इवेंचुअली क्या बन जाएगा, आप लोगों का बहुत ज्यादा किडनीज का एरिया डैमेज हो जाएगा और इवेंचुअली आप लोगों की जो किडनीज हैं वो बहुत ज्यादा खराब हो जाती होती हैं। तो इसको हम क्या कहते होते हैं, इसको हम क्रोनिक किडनी डिजीज कहते होते हैं, ठीक है। यहां से एमसीक्यूज आते हैं तो इसको आपने अच्छे से उधर समझ लेना है, प्रॉपर मैंने पैथोफिजियोलॉजी जो है वो उधर समझाई हुई है। खैर आपको पता चल गया कि हमारे पास जो मोस्ट कॉमन काजेज होती हैं वो हाइपरटेंशन होता है, वो हमारे पास जो है वो डायबिटीज मेलिटस होता है और कंजेनिटल प्रॉब्लम हुई होती हैं। लाइक फॉर एग्जांपल जिस तरह पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज होती है, वो बंदा जिसके अंदर पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज हो उसके अंदर भी हमने पढ़ा था कि क्या हो सकता है जनाब, आप लोगों की जो किडनीज हैं वो फेल कर सकती होती हैं। इसके अंदर अगर फॉर एग्जांपल आप लोगों की जो किडनीज की इन्फ्लेमेशन है वो लंबे अरसे के लिए चल जाए तो इधर आप लिख सकते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो। अगर बंदे को काफी लंबे अरसे के लिए किडनीज की इन्फ्लेमेशन रहे, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस रहे, तो उस केस में भी क्या हो सकता है, उस केस में भी आप लोगों का जो है वो सीकेडी हो सकता है, क्रोनिक किडनी डिजीज हो सकता है। या इधर एक और आप लोग लिख लें कि एनाल्जेसिक अब्यूज। एनाल्जेसिक अब्यूज क्या होता है कि अगर आप लोगों का एक बंदा जो है वो काफी लंबे अरसे से जो है वो एनएसएड्स का यूज कर रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम एनाल्जेसिक अब्यूज कहेंगे, ठीक है। एनाल्जेसिक मतलब पेन किलर। तो अगर एक बंदा काफी लंबे अरसे के लिए इन पेन किलर्स का यूज करता है तो उस केस में भी आप लोगों की जो किडनीज हैं वो क्या हो जाएंगी, वो क्रॉनिकली डैमेज हो जाएंगी और क्रॉनिक किडनी डिजीज हो जाएगा। तो इसी वजह से आप लोगों ने ना अन्यथा ये जो एनएसएड्स होते हैं इनका यूज नहीं करना होता। एनएसएड्स कौन से होते हैं, इसमें आप लोगों का बप्रोफन, आइबुप्रोफेन, उसके बाद डिक्लोफिन है, कीटोरॉल है, उसके बाद आप लोगों का नेप्रोक्सेन, इंडोमेथासिन। तो ये सारे क्या होते हैं, ये आप लोगों के बड़े कॉमनली यूज जो है वो एनएसएड्स है। तो आप किसी बंदे को इतने बहुत ज्यादा लंबे अरसे के लिए जो है
वो एनएसएड्स नहीं देने होते। इस चीज को मैंने कल प्रॉपर्ली समझाया था कि अगर आप लोग एनएसएड्स दोगे, आपके एफरेंट आर्टरियोल्स जो हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे। जब आपके एफरेंट आर्टरियोल्स जो हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे तो उस केस में प्रॉपर्ली ब्लड नहीं आएगा, प्रॉपर फिल्ट्रेशन नहीं होगी। आप लोगों की इवेंचुअली जो है वो किडनीज है, अगर काफी लंबे अरसे के लिए दे रहे हो तो इवेंचुअली जो है वो किडनीज डैमेज हो जाएंगी, स्कारिंग हो जाएगी। ठीक है, तो इवेंचुअली क्या बन जाएगा, आप लोगों की क्रॉनिक किडनी डिजीज हो जाती होती है। ठीक है, तो यहाँ से भी जो है वो एमसीक्यूज आया हुआ है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे पास कौन कौन सी काजेज थी। क्रॉनिक किडनी डिजीज थी, इसमें आप लोगों का हाइपरटेंशन था, डायबिटीज था, उसके बाद मैंने पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज बता दिया, उसके बाद मैंने आप लोगों को एनाल्जेसिक अब्यूज बता दिया, उसके बाद मैंने आप लोगों को ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बता दिया। तो ये सारी जो है वो हमारे पास काजेज होती हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज की। तो अब क्या होगा, जब बंदे की क्रॉनिकली किडनीज जो है वो डैमेज हो जाती हैं, तो ये नहीं होगा कि अचानक से उस बंदे का जो जीएफआर है वो बहुत ज्यादा ड्रॉप कर जाता है। बेसिकली आप लोग किडनीज को जीएफआर से चेक कर रहे होते हो ना, कि अगर फिल्ट्रेशन कर रही है इट मींस ठीक है, अगर फिल्ट्रेशन कम कर रही है तो ठीक नहीं है। तो नॉर्मल मैंने आप लोगों को बता दिया 100 टू 125 जो है ये नॉर्मल होता है। लेकिन अगर क्या होगा, अगर आप लोगों का जो जीएफआर है वो, जब बंदे को क्रॉनिक किडनी डिजीज हो जाएगी तो आपका जो जीएफआर है वो ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम कहते होते हैं कि इंक्रीमेंटल रिडक्शंस। इंक्रीमेंटल रिडक्शंस का क्या मतलब है कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आपका जीएफआर स्लो स्टडी डिटेरियोरेशन हो रही होगी आपके जीएफआर की। अब सबसे पहले क्या होगा, इसको हम स्टेजेस के अंदर डिवाइड कर देते हैं। हमारी जो क्रॉनिक किडनी डिजीज होती है ना, तो इसको हम 5 स्टेजेस के अंदर डिवाइड कर देते होते हैं। अब स्टेज 1 जो होती है, इसमें आपका जो जीएफआर होगा वो मोर देन 90 होगा। लेकिन आप जब उस बंदे के ब्लड के अंदर चेक करोगे तो आपको ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का लेवल ज्यादा मिल रहा होगा, आपको कैरेटिनिन का जो लेवल है वो ज्यादा मिल रहा होगा। ठीक है, तो चाहे जीएफआर ज्यादा हो, मोर देन 90 हो, लेकिन उस बंदे के ब्लड के अंदर आप लोगों को ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और कैरेटिनिन का लेवल ज्यादा मिल रहा हो, तो आपने इसको क्या कह देना है, दैट इज सीकेडी स्टेज 1। ठीक है, तो ये आप लोगों की क्रॉनिक किडनी डिजीज की स्टेज 1 आ गई। देन आपने 30-30 काम करते जाना है। स्टेज 2 के अंदर क्या होता है कि आप इसमें 90 में से आप लोगों ने क्या निकाल देना है, 30 निकाल देना है। तो ये आ गया 60 से लेके अगर 89 होगा तो ये आपकी स्टेज 2 होती है। देन इसमें से आप लोगों ने 30 निकाल देना है, तो इट मींस कि अगर 30 से लेके 59 हुआ तो ये स्टेज 3 होती है। देन हमारे पास स्टेज 4 होती है। अब आपने 15-15 निकालते जाना है। ठीक है, 30 में से आपने 15 निकाल दे, इट मींस के 15 से लेके 29 तक होगा, तो ये आप लोगों की स्टेज 4 होती है। देन हमारे पास ये है कि अब अगर लेस देन 15 होगा तो ये क्या होती है, ये आप लोगों की लास्ट स्टेज होती है। जब लेस देन 15 होगा तो जब आप लोगों की ये वाली लास्ट स्टेज होती है, सीकेडी की स्टेज 5 होती है, तो हमारी रीनल फेलियर की स्टेज 5 होती है। इट मींस कि अब आप लोगों की जो किडनीज हैं वो बिल्कुल फेल कर चुकी हैं। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको डायलिसिस करनी पड़ेगी, या आप लोगों को जो है वो रीनल ट्रांसप्लांट जो है वो करना पड़ता होता है। तो हम क्या करते होते हैं, आपको क्या पता चल गया, अगर एक पेशेंट का जो जीएफआर है वो लेस देन 15 है, तो मैं क्या करूंगा, मैं उस बंदे की जो है डायलिसिस करना स्टार्ट कर दूंगा। लेकिन यहाँ पर बात खत्म नहीं होती, आपने इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना और अपनी बुक्स पे जो है वो लिख लेना है। देन एक और चीज इधर मैं आप लोगों को लिखवाना चाह रहा हूँ, वो भी आपने लिख लेना है। ये मैं स्टेप 2 सीके से कोट कर रहा हूँ कि आप लोगों ने किन किन लोगों का जो डायलिसिस है, डायलिसिस मतलब आप लोग जो है वो गुर्दे वाश करना आम अल्फाज के अंदर, तो किन किन लोगों का आप लोगों ने गुर्दे वाश करने होते हैं। एक मैंने आप लोगों को बता दिया, वो लोग जिनका जीएफआर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है वो लेस देन 15 हो, एक तो उनके आपने गुर्दे वाश करने हैं। या क्या है कि जिन लोगों के अंदर AEIOU हो। AEIOU का क्या मतलब है, ए का मतलब है कि जिनके अंदर एसिडोसिस हो, तो उनके अंदर भी ये मींस के उनके ब्लड के अंदर बहुत ज्यादा जो है वो एसिडोसिस हुई पड़ी है, आपकी जो ब्लड के पीएच है वो काफी ज्यादा ड्रॉप हुई पड़ी है, तो उस केस में भी आपने गुर्दे वाश करने होते हैं। ये वाला जो एसिड है इसको आपने बॉडी से निकालना होता है। या क्या कि इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंसेस हो, लाइक उस बंदे के ब्लड के अंदर जो है वो पोटेशियम का लेवल काफी ज्यादा हो, तो इसको हम क्या कहते होते हैं, इसको हम हाइपरकलीमिया कहते हैं। जब आप लोग नेफ्रो के वार्ड के अंदर ड्यूटी करोगे, हम भी ड्यूटी कर रहे थे, तो उस वक्त एक पेशेंट था हमारे पास और उस बंदे को ना रीनल फेलियर थी। ठीक है, तो उस पेशेंट का सर ना हमें दिखा रहे थे कि उसकी जो रिपोर्ट दिखा रहे थे, तो उसके अंदर जो है वो हाइपरकलीमिया था। सर ने कहा कि ये वाला जो हाइपरकलीमिया, एक तो मुझे इधर पता चल गया कि फॉर एग्जांपल मैंने उसकी रीडिंग देख ली, और मुझे कहां पता चल जाता है, तो बेसिकली ये वाला जो हाइपरकलीमिया है, जब आप लोग ईसीजी देखते हो तो ईसीजी पे भी अगर बंदे को हाइपरकलीमिया होगा तो उसका पता चल जाता है कि यार इस बंदे को हाइपरकलीमिया है। देन आपको पता होना चाहिए कि अगर ये उस बंदे के अंदर आपको पता चल जाता है कि हाइपरकलीमिया है, पोटेशियम का लेवल ज्यादा है, तो उसके अंदर एरिथमियाज होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, बंदे के मरने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा होते हैं। तो इस बंदे का भी आप लोगों ने क्या करवा लेना होता है, आपने जनाब डायलिसिस करवा लेनी होती है। देन हमारे पास आ जाता है आई से इंटॉक्सिकेशन। ठीक है, इंटॉक्सिकेशन का क्या मतलब है कि आपने ना किसी ऐसे सब्सटेंस की जो कि किडनीज के लिए डैमेजिंग है, उसका आपने जो है वो क्या कहते हैं बहुत ज्यादा डोज ले लिया। ठीक है, तो ओवरडोज, इनको हम कहते हैं डायलाइजेबल सब्सटेंसेस। वो सब्सटेंसेस जो अगर बंदा बहुत ज्यादा ले ले तो उनको हमें क्या करना पड़ता है, उस बंदे की डायलिसिस करनी पड़ती है।
तो इसमें आप मैं सारे लिख नहीं सकूंगा, आप लोग लिखते जाएं इनमें क्या कौन कौन से होते हैं। इसमें आप लोगों के सैलिसाइक्लेट्स होते हैं, सैलिसाइक्लेट्स में इसमें आप लोगों का एस्पिरिन वगैरह जो है वो सारी ड्रग्स आ जाती हैं, तो सैलिसाइक्लेट्स होते हैं। उसके बाद आपका जनाब लिथियम होता है, ठीक है। उसके बाद आपका जनाब आइसोप्रोपाइल अल्कोहल होती है। उसके बाद आपके मैग्नीशियम लैक्सेटिव्स होते हैं, मैग्नीशियम लैक्सेटिव्स ये हम कब्ज वाले लोगों को देते होते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है वो इथाइलिन ग्लाइकोल होता है। इथाइलिन ग्लाइकोल में वैसे कल आप लोगों को पूरा इन डिटेल पढ़ा चुका हूं कि ये किस तरह नेफ्रोटॉक्सिक होता है और किस तरह आपको ऑक्सलेट क्रिस्टल जो है वो मिल रहे होते हैं। तो अगर बंदे ने इनमें से कोई भी चीज जो है वो काफी ज्यादा ले लिया है तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, उस केस में हमें जो है वो उस बंदे की डायलिसिस करनी पड़ती होती है। तो आई आ गया। देन ओ से होता है कि उसके अंदर ओवरलोड ऑफ फ्लूइड हो गया है। आपको पता है कि अगर उस बंदे के अंदर बहुत ज्यादा फ्लूइड हो गया तो सारी सी बात है, जब ओवरलोड ऑफ फ्लूइड हो जाएगा तो उन बंदों को जब आप लोग देखेंगे ना, हमने तो उधर ड्यूटी की है, तो उसमें वो वाले जो बंदे हैं उनका बहुत ज्यादा एडिमा हुआ पड़ा होता है। तो अगर ओवरलोड ऑफ फ्लूइड हुआ पड़ा है तो उस केस में भी हमें डायलिसिस करनी पड़ेगी और वो वाला जो फ्लूइड है वो हमें निकालना पड़ेगा, बिकॉज अगर मैंने वो फ्लूइड ना निकाला तो इवेंचुअली उस बंदे को क्या हो जाएगी, हार्ट फेलियर हो जाएगी। देन आ जाता है हमारे पास यू, तो वही यू से आ जाता है यूरेमिक सिम्टम्स। अगर उस बंदे को यूरेमिक सिम्टम्स आ रहे हैं मींस के उसके अंदर पेरिकार्डाइटिस, इंसेफेलोपैथी वगैरह, आप लोगों को नोजिया वगैरह, उसके बाद एनोरेक्सिया वगैरह, ये सारी चीजें मिल रही हैं, तो उस केस में भी आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, डायलिसिस करनी पड़ेगी। इट मींस के AEIOU इज द इंडिकेशन फॉर डायलिसिस। और दूसरा मैंने आप लोगों को बता दिया GFR का लेस देन 15 होना इज आल्सो एन इंडिकेशन फॉर डायलिसिस। तो इन सारे केसेस के अंदर आप लोगों को क्या करना पड़ेगा जनाब, डायलिसिस जो है वो करनी पड़ती होती है, ठीक है। बाकी स्टेजेस का भी आप लोगों को पता चल चुका है। देन आ जाते हैं कि अब हमने ये वाला जो बंदा है जिसको क्रोनिक किडनी डिजीज हो चुकी है उसको हमने ट्रीट कैसे करना है। तो देखिए जो जो उस बंदे को प्रॉब्लम्स आ रही है ना तो आपने उसको ट्रीट करना होता है। जिस तरह आपको पता चल गया कि अगर डायलाइजेबल सब्सटेंसेस हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट एब्नॉर्मलिटीज हैं, मतलब AEIOU, अगर तो AEIOU में से कुछ भी है तो आपने डायलिसिस करनी है, ठीक है। देन दूसरी बात ये होती है कि उस बंदे के अंदर अगर फॉर एग्जांपल एसिडोसिस वगैरह है, उस केस में भी आप लोगों ने डायलिसिस वगैरह कर देनी है। हाइपरकालेमिया, उस केस में भी आपने जो है वो डायलिसिस वगैरह कर देनी होती है। देन और उस बंदे के अंदर क्या क्या इश्यूज आ रहे थे, अगर फॉर एग्जांपल हम इधर देखें तो उस बंदे के अंदर हम चलो इसके लिए डायलिसिस कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो पोटेशियम के लिए भी हम जो है वो डायलिसिस कर रहे हैं, यूरेमिया के लिए भी जो है वो हम डायलिसिस कर रहे हैं। ये बहुत ज्यादा बॉर्डर वगैरह की जो रिटेंशन हुई पड़ी है इसके लिए भी हम जो है वो डायलिसिस कर रहे हैं। बाकी ये वाला जो हाइपरटेंशन हो रहा होता है ना, उस बंदे का जो बीपी इंक्रीज हो रहा होता है, इसके लिए हम एस इनहिबिटर्स ड्रग यूज कर रहे होते हैं। एस या आर्ब जो है वो हम यूज कर रहे होते हैं। तो ये आप लिख सकते हैं कि एस इनहिबिटर्स या आर्ब जो है वो हम यूज कर रहे होते हैं इस बंदे की हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए। देन ये है कि उस बंदे की ये वाला जो ग्रोथ दूसरा रिटार्डेशन और डेवलपमेंटल डिले आ रहा था, तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसके लिए जारी सी बात है उसकी न्यूट्रिशन का आप लोगों को जो है वो ख्याल रखना पड़ेगा। तो इसके लिए आप लोग उसके न्यूट्रिएंट्स वगैरह का, न्यूट्रिशन का जो है वो ख्याल रखते होते हो। देन उस बंदे के अंदर एनीमिया हो रहा था। एनीमिया किस वजह से हो रहा था, बिकॉज एरिथ्रोपोइटिन कम था। तो आप लोग क्या करते हो, उस बंदे को बाहर से जो है वो एरिथ्रोपोइटिन देते होते हो। बाहर से जो आप लोग एरिथ्रोपोइटिन दे रहे होते हो इसको हम कहते होते हैं रिकम्बिनेंट एरिथ्रोपोइटिन। बेसिकली रिकम्बिनेंट टेक्निक आप लोग यूज करते होते हो, मींस के आप लोग अपनी लैब के अंदर बैक्टीरिया को यूज करते हुए ये वाला जो एरिथ्रोपोइटिन है इसको बनाते होती है। तो वो वाला जो एरिथ्रोपोइटिन होता है उसको हम रिकम्बिनेंट एरिथ्रोपोइटिन कहते हैं। तो वो रिकम्बिनेंट एरिथ्रोपोइटिन आपने उस बंदे को देना होता है। जाहिर सी बात है एरिथ्रोपोइटिन जब आप लोग बाहर से दोगे ये बोन पैरो पे जाके एक्ट करेगा और आप लोगों की जो आरबीसीज है उनको इंक्रीज करवा देगा, तो आपका ये वाला जो एनीमिया है ये ठीक हो जाता होता है। अब यू वर्ड के अंदर जो एमसीक्यूज आया है यहाँ से वो कह रहा है कि एक बंदा है और उसको मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाला जो एरिथ्रोपोइटिन है रिकम्बिनेंट एरिथ्रोपोइटिन दे रहा हूँ, तो उस बंदे के अंदर कौन से साइड इफेक्ट होने के जो चांसेस हैं वो ज्यादा होते हैं। तो इसमें आपने एक तो लिख लेना है कि उसके अंदर हाइपरटेंशन होने के जो चांसेस हैं वो ज्यादा होते हैं, और दूसरा इसके अंदर आप लोगों ने लिख लेना है कि उसके अंदर थ्रोम्बो एम्बोलिज्म होने के जो चांसेस हैं, थ्रोम्बोसिस होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते होते हैं। तो बेसिकली ये वाला जो थ्रोम्बोसिस है ना वहां से एमसीक्यूज आया हुआ है। तो आपको सिंपल क्या पता होना चाहिए कि अगर आप लोग दोगे एरिथ्रोपोइटिन तो उस केस में ब्लड गाढ़ा हो सकता है। तो जब ब्लड गाढ़ा होता है ना तो उसमें आप लोगों का बेसिकली हाइपरटेंशन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जब ब्लड गाढ़ा होता है तो उसके जमने के चांसेस ज्यादा होते हैं, मींस कि उसकी थ्रोम्बोसिस होने के चांसेस जो है, एम्बोलस बनने के जो चांसेस हैं वो ज्यादा होते हैं। तो आपको पता चल गया कि अगर मैं रिकम्बिनेंट एरिथ्रोपोइटिन दे रहा हूं तो उस केस में हाइपरटेंशन, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म वगैरह होने के जो चांसेस हैं वो ज्यादा होते हैं। उसके बाद ये वाली आगे जनाब रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रोफी, इसको अभी मैं डिस्कस करता हूं। उसके मैंने एक्स्ट्रा इसके अंदर लिख लेनी है कि जब बंदे के अंदर रीनल फेलियर होता है ना तो उस केस में इन सारे प्रॉब्लम्स की वजह से, ये यूरेमिया वगैरह की वजह से जो है ना, एक तो उनके जो न्यूट्रोफिल्स हैं वो प्रॉपर्ली काम नहीं कर पाते। अब आप लोगों को पता है कि न्यूट्रोफिल्स आप लोगों के वो डब्ल्यूबीसीज हैं जो इन्फेक्शन के साथ लड़ने में आपको हेल्प कर रहे होते हैं। लेकिन इस केस के अंदर जब आप लोगों के न्यूट्रोफिल्स प्रॉपर्ली काम नहीं कर पाते, इट मीन्स कि अब उस बंदे के अंदर इन्फेक्शन होने का जो रिस्क है वो बढ़ जाता होता है। तो ये भी आप लोगों ने लिख लेना है कि एक इस बंदे के अंदर जिसके अंदर रीनल फेलियर हुई पड़ी है उसके अंदर इन्फेक्शन होने का रिस्क ज्यादा होता है। देन दूसरी बात यह है कि आप लोगों को पता है कि आप अगर कहीं से भी ब्लीडिंग होती है तो उस केस में आप लोगों के पास प्लेटलेट्स होते हैं जिनका काम
होता है ब्लीडिंग को रोकना। लेकिन जब बंदे के अंदर ये रीनल फेलियर हुई पड़ी होती है, यूरेमिया वगैरह हुआ पड़ा होता है ना, तो उस केस में आपके जो प्लेटलेट्स हैं वो ना तो प्रॉपर्ली एडहायर कर पाते हैं इधर और ना प्रॉपर्ली एग्रीगेट कर पाते हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से ब्लीडिंग होने के जो चांसेस हैं, इट मींस कि आप लोग ब्लीडिंग को रोक नहीं कर पाओगे, तो इस वजह से ब्लीडिंग होने के जो चांसेस हैं वो भी ज्यादा होते हैं। तो आपने लिख लेना है कि इसके अंदर प्लेटलेट डिसफंक्शन भी होता है इन केस ऑफ रीनल फेलियर। तो अब वो वाली जो ब्लीडिंग होती है इसको हम ट्रीट कैसे करते होते हैं, स्टेप 2 सीके के ऊपर लिखा हुआ है। तो इसको हम ट्रीट करने के लिए डेस्मोप्रेसिन देते होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपने क्या कर लेना है, डेस्मोप्रेसिन जो है वो दे देनी होती है। अब हम बात करना चाहेंगे